अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बहुत ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। बायो 9th की ये बुक है हमारे पास, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या मेथड होता है, ठीक है, वो पढ़ा हमने। उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे स्टेप्स हमने देखे। इसके अलावा हमने मलेरिया जो है उसको एज एन एग्जाम्पल लिया, और फिर उसके अंदर हमने देखा कि साइंटिस्ट ने कैसे बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए कैसे जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे आजकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ फेस, जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जिन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है डाटा। यानी पूरा जो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपके पास डाटा आया है उसको ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, उसका एनालिसिस करना और फिर जो है वो पब्लिक करना उसको। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाता है, डिफरेंट जो डाटा हमारे पास आता है रिसर्च के बाद या एक्सपेरिमेंट के बाद, उसे हम कैसे जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, डाटा जो होता है वो क्या चीज़ होती है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज, डाटा क्या चीज़ है, द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़। यानी कोई भी नेम है या उसकी जो, जैसे हम किसी बीमारी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नए जो हमें डिस्कवर करते हैं उसको हम एक प्रॉपर नाम देते हैं। ठीक है, उसका नाम जो है वो भी डाटा में आ जाता है। ठीक है, या जिस डेट को हम काम कर रहे हैं, जिस डेट को हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस डेट को हमने रिजल्ट्स इकट्ठे किए, वो सारी डेट्स आ जाती हैं उसके अंदर। या फिर जिन वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया कि इतने लोग थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया के अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इतने लोग थे इनको मलेरिया का, अगर 100 लोग थे उनको मलेरिया हुआ, ठीक है, और उनमें से 70 ऐसे थे जो ठीक हो गए और 30 ऐसे थे जो जिनके अंदर सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काज करता है वो पाया गया। यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आती हैं ये सारी की सारी जो है वो भी डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो डाटा को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन। यहाँ से आप इसकी जो है वो डेफिनेशन ले सकते हैं। द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्राम ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन से बनाते हो, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं उन तमाम जो है उनको हम डाटा की उसमें लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा की डेफिनेशन हम आपके पास आ गई। डाटा क्या था हमारे पास कि वो तमाम जो डेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये नेम्स हैं जो हम ऑब्जर्वेशंस के बाद लेते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट के बाद लेते हैं, वो हमारी किस में आ जाती हैं, डाटा में आ जाती हैं। ठीक है, अब डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाता है, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन, जैसे जब तक डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, एक प्रॉपर वे में आपके पास नहीं आएगा, किसी टेबल की फॉर्म में, किसी ग्राफ की फॉर्म में या किसी जो है किसी भी चार्ट्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके पास नहीं आएगा, तो आप पूरे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। एक पूरा थ्योरी की फॉर्म में अगर आपके पास लिखा हुआ कोई चीज़ हो तो आपको वो पढ़ते रहोगे आप, फिर उससे समझोगे, लेकिन वही सारी थ्योरेटिकल जो चीज़ है वो आपको एक फ्लो चार्ट में दे दी जाए तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा कि अच्छा पहले ये स्टेप किया गया था, फिर ये स्टेप हुआ, अच्छा इसमें ये हुआ, अच्छा ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो डाटा आपके पास आया है उसे एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए कौन से चीज़ें जो हैं वो कौन से वे इस्तेमाल किए जाते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन द टेस्ट हाइपोथेसिस। यानी जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया, आपको पता है बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उन ऑब्जर्वेशंस की जो है उसे ध्यान में रखते हुए एक हाइपोथेसिस जो है वो एक मफरूज़ा कायम किया जाता है और फिर उसी मफरूज़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर जब एक्सपेरिमेंट होते हैं इसका मतलब है कि हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। जब आपका हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट हो जाता है, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं किसको, डाटा को। ठीक है, प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, इससे पहले कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द कलेक्शन, डाटा जो होता है कलेक्शन मेथड जो है उसको भी, यानी आपने ऑब्जर्वेशंस जो कलेक्ट की हैं उसका क्या तरीका था, ये सारा चीज़ें ये भी आपके डाटा में आ जाएंगी कि ऑब्जर्वेशंस जो है, जैसे कि हमने डाटा की डेफिनेशन में पढ़ा कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं
उनसे जो है वो हम डाटा जो है वो लिया जाता है, डाटा बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास आता है वो डाटा आता है जो नेम्स वैल्यूज़ या इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेथड जो डाटा को कलेक्ट किया गया है ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल मेथड, वो सारा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है साइंटिस्ट के लिए। जब तक वो साथ साथ लिखता नहीं जाएगा, उसे सेव नहीं करता रहेगा, वो आगे एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं होता कि मैंने क्या किया और वो सारा कुछ मैंने किस तरह किया। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इससे हमें ये भी पता होगा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे होता है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक, अब देखिए डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंट वे जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसमें आप उसे ग्राफिक्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उसे टेबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सारा एक टेबल बना हुआ हो और उससे वो शो कर रहे हो कि इसमें मैंने ये चीज़ें इन्वॉल्व हुई, इतनी इतनी क्वांटिटी थी और ये उसका रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो उसमें आप टेबल्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फ्लो चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये पूरा एक बायोलॉजिकल मेथड जो है उसे एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो दिया गया है बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह इन स्टेप्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल हुई उसको भी आप फ्लो चार्ट जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैप्स जो हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर कोई इस तरह का मसला है, इसमें मैप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आप डायग्राम्स के थ्रू जो है वो भी जो है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें, सिंपली एक डायग्राम के थ्रू जो है वो ये आपको जो मलेरिया की जो थी उसको बताया हुआ है कि एक स्पैरो थी जो मलेरिया था, उसमें उसको क्यूलेक्स ने काटा, फिर उसने उसको हेल्दी स्पैरो को काटा, यानी आप डायग्रामेटिकली भी उस चीज़ को शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब जो डाटा आपके पास आया है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डाटा एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव आवर हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। उसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड या मैथमेटिकल जो रेशोज़ जो होती हैं या प्रोपोर्शन जो होती है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेशो या प्रोपोर्शन जो है उसमें यूज़ किया जाता है जब रिलेशन जो होता है टू एप्लीकेशंस जो होती हैं स्टैटिस्टिकल मेथड की वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। दो नंबर्स के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशन होता है उसको हम क्वांटिटी की फॉर्म में जो है वो यू स्लैश भी लगाते हैं या फिर हम उसे यू कोलन की फॉर्म में जो है वो लगा सकते हैं और उसको हम द रेशो ऑफ वन नंबर ऑफ टू दी अदर जो है वो हम इस तरह रेशो को जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1:3, इस तरह हम 1/3 की जो रेशो होती है उसको हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है। मलेरियल पेशेंट कितने थे? 50 मलेरियन पेशेंट हैं और 150 नॉर्मल पर्सनस थे। तो ये सिंपली A/B, यानी इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी A कितने हैं? 50 हैं आपके पास, मलेरियल पेशेंट कितने हैं? 50 हैं और नॉर्मल जो है वो करते हुए कितने? 150 हैं, ठीक है। तो 50/150 अगर हम करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? 1/3, यानी इस तरह 1:3 हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़। अब प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? प्रोपोर्शन होता है कि दो रेशोज़ जो होते हैं इनको इक्वलाइज़ करना, ठीक है। जैसे A/B एक रेशो थी, ये इस जो प्रोपोर्शन है सो इसके साथ जो है वो डिनोट किया जाता है और उसको दूसरी प्रोपोर्शन के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। CD जो है वो एक अलग प्रोपोर्शन है जिससे उसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की साइन से भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AB जो है वो इज इक्वल टू CD, ठीक है। इक्वल के साइन से भी हम कर सकते हैं ये दो रेशोज़ के दरमियान में जो है वो शो करती है। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड, इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शंस आर नाउन, यानी 1 A B C जो है वो आपको नाउन होंगी तो D की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि वो कैसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट जो होता है वो कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज़, यानी 100 हेल्दी स्पैरोज़ जो हैं अगर उसके पास हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, उनको एक इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ जो हैं उनसे बाइट करवाया। तो अब उसने देखना ये है कि उनमें कितनों के अंदर जो है वो मलेरिया ट्रांसफ़र हुआ। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स ही नोट दैट व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज़ टू बाइट 20 स्पैरोज़ को अगर उसने किया तो उसमें से 20 में से जो है वो 14 जो थी उनको मलेरिया हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को वो कैसे करेगा? फर्स्ट रेशो में वो देखेगा कि 14 आउट ऑफ 20,
ठीक है, ये वैल्यू को इस तरह लिखेगा। सेकंड रेशो जो है वो, सेकंड रेशो क्या है कि अगर वो 100 को हेल्दी स्पैरो को करवाएगा तो फिर कितनों को होगी, यानी अगर 20 को उसने करवाया तो उसमें से 14 को मलेरिया हो गया, लेकिन अगर वो 100 को बाइट करवाएगा इन्फेक्टेड मॉस्किटो से तो फिर कितने ही स्पैरोज जो हैं उनके अंदर मलेरिया हो सकता है। तो उसके लिए सेकंड रेशो जो है वो, यानी वैल्यू हमने मालूम करनी है कि कितनी को होगा 100 में से, हाउ मैनी आउट ऑफ 100, ठीक है। ये प्रोपोर्शन कुछ इस तरह लिखा जाएगा 14, ठीक है, रेशो 20, ठीक है, और प्रोपोर्शन जो है वो, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है 100 में से, ठीक है। तो इसको जहाँ यहाँ पे सॉल्व आउट किया जाता है, ठीक है, x/100 हो जाएगा और 14/20, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अगर हम करें तो ये इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो ये x × 20 हो जाएगा और 100 × 14 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 70, यानी हम ये कह सकते हैं कि 70 जो है आउट ऑफ 100, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 आउट ऑफ 20, तो यहाँ पे क्या बनती हैं 70 आउट ऑफ 100 जो है स्पैरोज जो है उनके अंदर क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो डाटा का एनालिसिस किया जाता है और फिर उसे रेशो और प्रोपोर्शन जो है उसे यूज़ करते हुए जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर द मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा through the calculations of mean value. This step is very important as it transforms raw data into information, यानी इन्हीं डाटा की मदद से फिर इसी रॉ डाटा जो है इसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में लिया जाता है और फिर इसे पब्लिक किया जाता है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है आपके, ये है मैथमेटिक्स, कैसे एक इंटीग्रल पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। आपको पता है कि जितनी भी वो चीज़ें हों उसको वैल्यूज़ जो हैं उनको मैथमेटिकली जब तक आप नहीं करोगे आपके लिए ईजी नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके अंदर यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है उसको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूज़ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है जिसके अंदर मैथमेटिक्स जो है उसको यूज़ किया गया है वो है जीन फाइंडिंग के लिए यूज़ किया गया है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है उसको देखने के लिए, प्रोटीन की इंट्रैक्शंस क्या होती हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। तो इन सारों के अंदर जो है वो मैथमेटिक्स जो है उसे यूज़ किया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू दी कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। वो ऐसी जो कंप्यूटराइज भी होगी और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी होगी उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटेशनल या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो यूनिट नंबर 2 है बायोलॉजिकल सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो कंप्लीट हो जाता है।